अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का पहला टॉपिक, पहला लेक्चर, दैट इज एटम। तो आज हम जानेंगे कि एटम क्या है, एटम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एटम का नाम किसने रखा, एटम के बारे में फर्दर डिस्कवरीज किसने की, और एटम है भी कि नहीं, और अगर है तो हमें नजर क्यों नहीं आता, और नजर नहीं आता तो हम ये कितने इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि एटम वाकई ही एग्जिस्ट करता है। हम पढ़ेंगे अबाउट द एविडेंस ऑफ एटम के, एटम के होने का क्या सबूत है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली, हमारा जो टॉपिक है वो तो है बेसिकली एटम। हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है, एटम। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम जानते हैं एक लफ्ज को, और वो लफ्ज क्या है, मैटर। मैटर हम किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरे। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मैस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वजन है और ये जगह भी घेरती है, तो ये भी क्या है, मैटर। कुर्सी, मैं, आप, हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आ रही है वो बेटे बेसिकली है क्या, मैटर। क्योंकि हर चीज के पास दो क्वालिटीज होती हैं, हर चीज का कोई ना कोई मैस भी होता है और वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती हैं। तो कोई चीज जिसका मैस भी है और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर बोलते हैं। अब सारी दुनिया, हर चीज हमारे इर्द गिर्द जो है वो मैटर पे कंसिस्ट करती है। अब यहीं से एटम की भी बात स्टार्ट होती है। ठीक है ना। एटम की बात कहाँ से स्टार्ट होती है, एटम की बेसिकली पहली दफा जो बात की थी वो की थी ग्रीक फिलोसफर ने। तो हम सबसे पहले डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसका, एटम का। डेफिनेटली हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अच्छा, आप अपने हाथ के अंदर बेटे एक रजिस्टर और एक बॉल पॉइंट लाजमी रखें ताकि आप इनके नोट्स भी बनाते जाएं और चीज़ों को नोट करते जाएं। मैं बड़ा अच्छे से कंसाइज करके चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले दुनिया में ग्रीक फिलोसफर्स ने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा। अब ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा, इसको जरा समझते हैं। ग्रीक फिलोसफर्स बेटे उनका एक ही काम था, वो था सिर्फ सोचना। उन्होंने ये सोचा कि कायनात में कोई भी चीज है, डेफिनेटली वो किसी ना किसी छोटे जर्रे से मिलकर बनी होगी। जैसे एक दीवार है, उसके अंदर उसका एक छोटा कंपोनेंट होता है जिसे हम ईंट कहते हैं, ब्रिक कहते हैं। अब एक ब्रिक है, उसका भी कोई छोटे से छोटा कंपोनेंट होगा, उसे हम मट्टी कहते हैं। अब मट्टी है, वो भी तो किसी छोटे पार्टिकल से बनी होगी ना। इन्होंने कहा कि लाइक अगर कोई भी चीज है, मान लिया कि एक डब्बा है या कोई मेटल का टुकड़ा है, लोहे का एक टुकड़ा है, डेफिनेटली एक छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से बने होंगे। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये आगे फर्दर किसी छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से बने होंगे। तो कहने का ये है कि कोई तो ऐसा छोटे से छोटा पार्टिकल होगा जिसने मिलके किसको बनाया होगा, मैटर को बनाया होगा। हर चीज जो है वो किसी ना किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बनी होगी। ठीक है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ये दिया कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, अभी कुछ नाम नहीं रखा इन्होंने। तो ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा, इन्होंने क्या स्टेटमेंट पास की, इन्होंने बेटे ये स्टेटमेंट पास की कि आपके पास एवरी मैटर, कि कोई भी आपके पास जो मैटर है, ठीक है, अब मैटर क्या था, जिसका कोई मैस हो और जो जगह घेरे। ठीक है, एवरी मैटर इज composed is composed of some very small particles। कि कोई भी अगर मैटर है वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करेगा या उनसे मिलके बना होगा। ठीक है, तो बात भी समझ में आती है कि जाहिर सी बात है हर चीज किसी न किसी छोटे जर्रे से मिलके बनी होगी। ठीक है। अच्छा, अब बेटे एक और साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, उसे फिलोसफर ही कहेंगे। एक और फिलोसफर आया और उसका नाम था डेमोक्राइटस। क्या नाम था इसका, डेमोक्राइटस। अब डेमोक्राइटस जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 370 से 440 460 साल पहले आया। काफी पुराना ये बंदा है। ठीक है ना। ये आपके पास आया 370 बिफोर क्राइस्ट में ये पैदा हुआ और 460 बिफोर क्राइस्ट में इसकी डेथ होगी। ये काफी पुरानी बात है और ग्रीक फिलोसफर उससे भी पुराने हैं।
तो इसने क्या कहा, इसने कहा जी बिल्कुल ग्रीक फिलोसफर्स ने सही बात की है। तो डेमोक्रेटस ने क्या कहा कि वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं, और बेटे इसने इन स्मॉल पार्टिकल्स का नाम रख दिया एटम। क्या नाम रख दिया? एटम। अब बेसिकली जो एटम का वर्ड है, क्योंकि ये भी ग्रीक था, ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज से ही ड्राइव हुआ है। एटम का वर्ड बेटे एक ग्रीक वर्ड एटमस से ड्राइव हुआ है। किससे ड्राइव हुआ है? एक ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड क्या था? ग्रीक वर्ड था एटमस। क्या वर्ड था? एटमस। ठीक है, अब एटमस से ही ये बाद में चेंज होता होता बिगड़ता बिगड़ता क्या बन गया? एटम बन गया, जिसे हम आज एटम कहते हैं। बेसिकली बेटे जो एटमस होता है, जो एटमस होता है, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या मतलब होता है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल किसको कहते हैं? ऐसी चीज जो फर्दर तकसीम ना हो सके, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। ठीक है, सॉरी ये लिखना था ना काबिले तकसीम। कोई भी ऐसी चीज जो फर्दर तकसीम ना हो सके, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, उसे हम इंडिविजिबल कहते हैं। देखो बात भी ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं है, मतलब वो सबसे छोटा पार्टिकल है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो बेटे यही बात आपके पास की थी ग्रीक फिलोसफर्स ने, और उसके बाद डेमोक्रेटस ने उनका नाम क्या रख दिया? एटम। ओके, एटमस से आया। अब ये ग्रीक वर्ड है, एटमस से आया है, इसका नाम किसने रखा है? डेमोक्रेटस ने। ये बेटे आपके पास आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का पहला एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज। ओके, अच्छा अब एटम का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, एटम का नाम रख दिया डेमोक्रेटस। ठीक है, पहला साइंटिस्ट जो आपके पास आया, ये फिलोसफर आया, उसका वो ग्रीक फिलोसफर्स थे। दूसरा जो बंदा आया वो डेमोक्रेटस था। अच्छा, उसके बाद बहुत अरसे तक किसी ने एटम के बारे में सोचा ही नहीं, किसी ने भी नहीं एटम के बारे में सोचा। फिर किसने सोचा? एक इंग्लिश स्कूल टीचर था और उसका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था उसका? जॉन डाल्टन। ये भी 1780s में आया, और इसने क्या कहा? इसने एक थ्योरी दी। क्या दी? इसने दोबारा से एटम को स्टडी किया और एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी का क्या नाम था? उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम था? एटॉमिक थ्योरी। अब इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर इसने बेसिकली दो बातें की। क्या की? दो बातें की। पहली बात इसने क्या की, उसको जरा देखते हैं। बट इसने पहली बात ये की कि एटम जो है वो कोई भी मैटर है, वो इट इज कंपोज्ड ऑफ सम वेरी स्मॉल पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज एटम। मतलब इसने उन तमाम बातों की तस्दीक की, और इसने स्टेटमेंट क्या पास की कि एवरी मैटर इज composed of very small particles called atom। मतलब पिछली बात इसने दोहरा दी, very small particles called atoms। ठीक है, उसने एक तो ये बात की। अच्छा, अब इसने दूसरी बात की ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। हम पहले ये समझते थे कि जितने भी आपके पास मैटर है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। इसने इस बात की तरदीद कर दी। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारे के सारे जो मैटर है वो एटम से ही बना है, लेकिन जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं भाई? एटम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो कुछ ऐसे बोलूँगा कि all the atoms of an element are identical but different from each other। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? all the atoms of an element are identical। कि अगर हम एक एलिमेंट की बात करेंगे तो एटम्स क्या होते हैं? उसके आइडेंटिकल होते हैं, बट लेकिन डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट। कि अगर हम एक चीज की बात करते हैं तो वो भी एटम से बनी है। लाइक मैं इसकी मिसाल ऐसे दे देता हूँ कि मान लिया हमारे पास ये आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है। अब इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे ना वो सारे के सारे आयरन के होंगे। डेफिनेटली ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर
इसी के साथ मैं एक और टुकड़ा रख देता हूँ और मैं कहता हूँ ये कार्बन का टुकड़ा है, तो इसके अंदर सारे के सारे एटम कार्बन के होंगे। लेकिन इससे पहले का कॉन्सेप्ट था कि सबके अंदर एक जैसे एटम्स होते हैं। तो इसने ये कहा कि एटम्स तो सबके होते हैं, लेकिन एलिमेंट टू एलिमेंट एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये जॉन डाल्टन ने एक नई बात की थी और यही इसका बेसिकली पोस्टुलेट था। तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ये थ्योरी किसने दी थी, एटॉमिक थ्योरी? जॉन डाल्टन ने। और उसने दो बातें की थी कि मैटर जो है वो एटम से बना है, और दूसरी बात उसने की थी कि एलिमेंट्स के अंदर एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की तो एटम्स भी उसी के साथ डिफरेंट होते चले जाते हैं। तो ये बेटे बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, अभी तक ना हमें यही है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अभी तक हमें क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने ये एटम की डेफिनेशन की हुई थी, लेकिन क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारे पास बेटे एक और मसला आ गया। मसला क्या आया कि हमारे पास रदरफोर्ड नामी एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। और आप उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ के आए हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उसने क्या किया? उसने एक चीज को डिस्कवर किया। और वो किसको डिस्कवर किया? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसने ये डिस्कवर किया कि जो एटम होता है उसके अंदर एक चीज होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है ना? मतलब उसने ये चीज डिस्कवर की, जिसकी पिक्चर भी आप बनाते हैं कि लाइक कोई भी अगर एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो रदरफोर्ड ने बेटे जब न्यूक्लियस डिस्कवर किया तो थोड़ी अरसे बाद आपके पास क्या हुआ कि कुछ और डिस्कवरीज भी होना शुरू हो गई। तो हमारे पास कुछ और डिस्कवरीज भी हुई और उसका रिजल्ट ये निकला कि उन डिस्कवरीज के रिजल्ट में हमारे पास बेटे 3 चीजें और डिस्कवर हो गई। लाइक हमें पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, हमें पता चल गया एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, हमें पता चल गया कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और हमने तो कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह निकला है। अब मतलब क्या करें? एटम का नाम बदल दें? बदलना चाहिए। देखो, एटम का मतलब ही है कोई भी ऐसी चीज जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन हमने बेटे एटम का नाम चेंज नहीं किया। चाहे हमें ये पता चल गया कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि तकरीबन 2200 साल से एक ही नाम चला आ रहा था, एटम एटम एटम। हमने नाम चेंज नहीं किया, लेकिन बेटे एटम की डेफिनेशन को जरूर चेंज कर दिया। और हमने एटम की नई डेफिनेशन क्या की कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कि एटम वो छोटा जर्रा है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन नाम चेंज नहीं किया। अक्सर बच्चों के दिन में सवाल आता था, सर एटम का मतलब इनडिविजिबल है, ना काबिल तकसीम है, लेकिन हमने तो डिवाइड कर दिया उसको, उसके अंदर इतनी चीजें डिस्कवर कर ली, तो फिर नाम क्यों नहीं बदला? ठीक है ना? तो आपके वालिदैन ने भी आपका सोच के बड़ा अच्छा नाम रखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी के नाम का मतलब होगा चांद, अब वो चांद ना निकले। किसी के नाम का मतलब होगा नेक, ठीक है, अब वो नेक ना निकले। नाम तो ना बदला उन्होंने, हाँ आपकी डेफिनेशन जरूर चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमने एटम का नाम चेंज नहीं किया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, हमने बेटे एटम के अंदर अभी तक कितने पार्टिकल पता डिस्कवर कर लिए हैं? हमने एटम के अंदर से अभी तक बेटे मोर देन 100, इतने मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, कोई भी ऐसा बेटे पार्टिकल जो कि एटम के अंदर हो उसे हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि हम एटम के अंदर मोर देन 100 पार्टिकल्स को डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है ना? अब फॉर एग्जांपल आप तो सिर्फ 3 जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल इनके अलावा आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? मैं रेड के अंदर लिख देता हूँ, बल्कि रेड लाइन से शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटे मैं एक दो शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अलावा आपके पास क्या होते हैं? इसके अलावा आपके पास होता है एक चीज जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो, ये भी एटम के अंदर होता है। एक चीज है जिसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ये भी एटम के अंदर होता है। एक चीज है जिसे हम बोलते हैं लेप्टॉन्स,
ये भी एटम के अंदर होता है। तो ये तो खत्म ही नहीं होते, मोर देन 100 हम डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जिसको पढ़ते हैं वो हमारे पास ये 3 ही होते हैं। तो आपके पास यही एमसीक्यूज के तौर पे आ जाता है कि हम कितने पार्टिकल्स को डिस्कवर कर चुके हैं। तो ये एटम की हिस्ट्री थी कि एटम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, नाम किसने रखा, डिफरेंट एटम्स होते हैं ये किसने बताया, और एटम डिवाइड हो सकता है वो किसने बताया, और उसके बाद क्या कौन कौन सी चीज़ की डिस्कवरी हुई, और एटम के बारे में हम अभी तक कितना जानते हैं। एक लास्ट पे एक काम और किया, वो किया था आपके पास एक साइंटिस्ट था और उस बंदे का नाम था जेकब बर्जीलियस। क्या नाम था? जेकब बर्जीलियस। अब जेकब बर्जीलियस ने बेटे तीन काम किए। इसने 2 इम्पोर्टेंट काम किए। पहला जो इसने बेटे इम्पोर्टेंट काम किया था वो ये था कि इसने सिंबल सिस्टम को मुतारफ करवाया। क्या? सिंबल सिस्टम। और दूसरा इसने जो इम्पोर्टेंट काम किया था, इसने एटॉमिक वेट, मतलब जो एटम्स डिस्कवर हुए थे उस टाइम तक उसका वेट फाइंड किया, जो कि तकरीबन आज के मतलब आज हमने फर्दर जब उसको जदीद टेक्नोलॉजी से फाइंड करने की कोशिश की तो वो तकरीबन सेम निकला। सिंबल सिस्टम से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, आप इसको एक सिंबल से शो कर देते हो O। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन है, आप इसको एक सिंबल से शो कर देते हो C। इस तरह से एल्यूमिनियम है, आप उसको सिंबल से शो कर देते हो Al। मतलब जैकब बर्जीलियस ने कहा था कि जो उनके नाम हैं आप उनका उसके नाम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर लें और आप उनको सिंबल देकर शो कर लें एलिमेंट्स को। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि लाइक आप जो सोडियम है, सोडियम को आप शो करते हैं Na से, ठीक है ना? तो सोडियम के नाम के तो पहला हर्फ S है या SO है। अगर 2 आप डिजिट्स लेते हैं मतलब लेटर्स लेते हैं तो Na से क्यों शो कर रहे हैं? तो पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल सिल्वर S से शुरू हो रहा है लेकिन उसका सिंबल Ag है। फॉर एग्जांपल गोल्ड G से शुरू हो रहा है लेकिन उसका सिंबल Au है। तो अगर आप किसी भी जगह पे ऐसा कुछ देखें तो इसका मतलब ये है कि ये उसका नया नाम है। लाइक सोडियम नया नाम है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन सोडियम का पुराना नाम आपके पास क्या था जो जैकब बर्जीलियस के दौर में था, वो था नेट्रियम। तो जैकब बर्जीलियस ने अपनी तरफ से सही काम किया, उसने इसका सिंबल ले लिया Na। इसी तरह से गोल्ड, इसी तरह से बाकी चीज़ों के हैं, मरकरी वगैरह के, ठीक है। तो उनके पुराने नाम थे क्योंकि वो पहले डिस्कवर हो चुके थे। तो ये बेसिकली बेटे आपके पास हो गई है अबाउट हिस्ट्री के एटम की बेसिकली हिस्ट्री क्या है। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो एक एमसीक्यूज है और आपने इसको अच्छे तरीके से करना है और समझना भी है। समझ आ गई? चलें जी, अब इससे आगे हम चलेंगे एविडेंस ऑफ एटम पे। ठीक है, एटम है, ओके, हमने कहा जी है, ओके, क्या वाकई है? और अगर है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? अब इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एटम के होने का क्या सबूत है, लेकिन उससे पहले कि हमें एटम नजर क्यों नहीं आता। ठीक है, तो देखिए हम सिर्फ वो चीजें देखते हैं जो कि लाइट, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, वो हमें दिखा सकती है। इंसान के देखने की एक रेंज है, ठीक है। लाइक अगर मैं कोई भी चीज देखता हूँ तो पता है मुझे वो कैसे नजर आती है। मान लिया ये कोई एक लोहे का टुकड़ा है या कोई भी एक चीज है, ये मुझे कब नजर आएगी? कि जब जो वाइट लाइट है या जो विजिबल लाइट है वो इससे जाकर टकराएगी और टकरा कर मेरी आंखों तक पहुंचेगी, तो फिर मुझे वो चीज या वो लाइट नजर आएगी या वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा, सॉरी, जो कि मेरे सामने मौजूद है। लाइक अगर मैं ये बोर्ड देख रहा हूँ तो कैसे नजर आ रहा है कि ये लाइट है आके इस पे टकरा रही है और मेरी आंखों तक आ रही है, तो मतलब मुझे सिर्फ वही चीज नजर आएगी जो कि लाइट मुझे दिखाएगी। और लाइट कब दिखाएगी मुझे कोई चीज? जब लाइट उस चीज के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन करेगी। तो अनटिल अनलेस कोई इंटरेक्शन नहीं होती तो मैं उस चीज को नहीं देख सकता। अब अगर हम बेटे विजिबल लाइट की बात करें ना, विजिबल लाइट लाइट का वो वाला हिस्सा है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेटे बेसिकली लाइट होती क्या है? लाइट तो एक वेव होती है। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर अप्रोक्सीमेटली 780 नैनोमीटर तक होती है। कुछ जगह पे 380 भी आपको मिलेगा, दोनों ठीक है। ठीक है, तो लाइट तो बेसिकली क्या होती है? एक वेव होती है
और वेवलेंथ किसे कहते हैं हम, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम उसे लैम्डा या वेवलेंथ कहते हैं। अब लाइट की वेवलेंथ क्या है ये, ओके। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम एटम की बात करें, बेटे एटम तो बड़ा ही स्मॉलर पार्टिकल है, तो एटम का अगर हम बात करें ना, तो एटम का जो साइज है वो तकरीबन पता कितना है, सिर्फ 0.2 नैनोमीटर। नैनोमीटर तो जानते हैं ना कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो एटम का साइज तो बहुत स्मॉल है, लेकिन उसके मुकाबले में जो लाइट हम यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो किसी भी चीज को अगर हम देखना चाहते हैं तो मैं पहले बताया कि लाइट का उस चीज के साथ इंटरेक्शन करना लाजमी है। और पता इंटरेक्शन कब होगा, कि जब वेवलेंथ जो लाइट की है वो उस चीज के साइज के तकरीबन बराबर होगी या कंपेरेबल होगी, मतलब मिलती जुलती होगी। लेकिन बेटे एटम को हम पता क्यों नहीं देख सकते, वो इस वजह से नहीं देख सकते कि एटम, मान लिया कि ये एक एटम है, इसका बेटे साइज इतना स्मॉल है कि जो लाइट है वो उसके ऊपर से ऐसे ही गुजर जाती है। और लाइट आती है, एक एटम पड़ा हुआ है, लाइट उसके ऊपर से ऐसे ही गुजर जाएगी, क्योंकि देखो 0.2 नैनोमीटर और ये 400 से 780 नैनोमीटर तक। तो लाइट का और एटम के जो आपके पास कह लें कि साइज का और लाइट की वेवलेंथ का कोई जोड़ नहीं बनता, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि लाइट एटम के ऊपर से पास कर जाती है। तो जब एटम के साथ उसका इंटरेक्शन ही नहीं होगा, वो टकरा कर या कुछ इंटरेक्शन करके मेरी आंखों तक ही नहीं आएगी, तो मुझे एटम नजर नहीं आएगा। तो यही वजह है कि हम अपनी आंखों से जो कि लाइट यूज करती है देखने के लिए, उससे हम कभी भी एटम को देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एटम कैन नॉट बी सीन, व्हाई एटम कैन नॉट बी सीन बाय यूजिंग, हम एटम को क्यों नहीं देख सकते बाय यूजिंग नेकेड आई, कि हम एटम को अपनी सादा आंखों से क्यों नहीं देख सकते। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे कि एटम को देखने के लिए शर्त ये है कि जो वेवलेंथ आप लाइट यूज करें उसका साइज एटम के साइज से कंपेरेबल हो, लेकिन वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है और एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो वेव एटम के ऊपर से पास कर जाती है, उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करती, तो हमें फिर क्या होता है, नजर नहीं आता, एटम नजर नहीं आता, क्योंकि हमारी आंखों तक जो पहुंचेगा हमें सिर्फ वही नजर आएगा। तो लाइट तो इसके ऊपर से गुजर रही है टकरा के, तो वापस नहीं आ रही है, इंटरेक्शन करके तो नहीं किसी तरफ जा रही, तो हमें एटम नजर नहीं आ सकता। तो इसका आंसर ये होगा। अच्छा सर फिर हम और क्या करें, आपने तो कहा था कि हम एविडेंस देंगे, एटम के होने का सबूत देंगे, तो किसी और चीज किससे देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि एटम है, आंखों से तो नहीं देख सकते। आप किसी के जहन में आएगा सर हम ऐसा करते हैं माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं, कौन सी वाली, सर हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप। अब देखो नाम इंडिकेट कर रहा है लाइट माइक्रोस्कोप का कि इसके अंदर हम चीजों को बड़ा करके देखेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, डेफिनेटली लाइट की हेल्प से, ठीक है, लाइट की हेल्प से। और जो बेटे माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट फॉर एग्जांपल यूज करते हैं, 500 नैनोमीटर ये रेंज होती है माइक्रोस्कोप की, ठीक है। लेकिन बात तो फिर वही आ गई, माइक्रोस्कोप में हम यूज क्या कर रहे हैं, लाइट, और कौन सी लाइट, विजिबल लाइट। फिर वही कहानी, विजिबल लाइट बड़ी है, वो उसके ऊपर से वेव गुजर जाएगी, मुझे नजर नहीं आएगा। तो बेटे लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज करते हुए हम एटम को नहीं देख सकते। और ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला है ना, ठीक है, ये और तरह से भी आ सकता है कि व्हाई एटम कैन नॉट बी सीन बाय यूजिंग नेकेड आई, ऐसा तो आता ही है, लेकिन ये ऐसे भी आ सकता है व्हाई एटम कैन नॉट बी सीन बाय यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप, कि हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हुए क्यों एटम को नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम होगा कि लाइट माइक्रोस्कोप में भी हम बेसिकली लाइट ही यूज करते हैं। फिर आगे वही कहानी कि लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, वो एटम के ऊपर से पास कर जाती है, जिसकी वजह से हमें एटम नजर नहीं आता। सर फिर अब लाइट माइक्रोस्कोप को हेल्प से नहीं देख सकते, तो फिर किसकी हेल्प से देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज हम यूज कर सकते हैं, और वो चीज बेसिकली क्या है बेटे, वो चीज है आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं, नाम बता रहा है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम बेसिकली यूज करेंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे देखने के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो नजर नहीं आते लेकिन इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट हो सकते हैं, हम उनको डिटेक्टर्स की मदद से उनकी कोई पिक्चर हासिल कर सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, तो बेटे जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं ना तो उनकी वेवलेंथ काफी स्मॉल होती है, उनकी वेवलेंथ छोटी होती है एज कम्पेयर टू लाइट, जो कि बहुत बड़ी है ना। तो इलेक्ट्रॉन छोटी वेव होती है, तो वो छोटी वेव जो है फिर वो एक एटम के साथ इंटरेक्शन कर लेती है और हमें एटम्स की कोई ना कोई पिक्चर दे देती है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बेसिकली बेटे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। अब इस इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है कि यहाँ पे फायरिंग करना, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। और फिर हम इसके नीचे क्या रख देते हैं, हम इसके नीचे रख देते हैं वो चीज जिसको हम देखना चाह रहे हैं या वो चीज जिसके एटम्स को देखना चाह रहे हैं। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन गन ली मैंने और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एक चीज रखी और उस चीज का नाम है ग्रेफाइट। मैं चाहता हूँ मुझे पता चल जाए कि ग्रेफाइट के अंदर एटम्स होते हैं या नहीं होते, क्योंकि ग्रेफाइट का अगर एक टुकड़ा है उसका कोई ना कोई मैस है तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसके अंदर डेफिनेट सी बात है कि कार्बन एटम्स होने चाहिए। अभी तो ये मैंने सिर्फ सोचा हुआ है, इसका सबूत नहीं है। अगर तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब एटम है, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब एटम नहीं होते। ये जो भी हम बातें कर रहे थे ये सारे अफसाना था, ये सारी एमी थी, हवाई बातें थी। तो फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गन ली, उसके नीचे क्या प्लेस किया, ग्रेफाइट, और नीचे बेटे हमने क्या लगा दिया, नीचे हमने एक डिटेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, एक डिटेक्टर लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी देखे नहीं जा सकते लेकिन डिटेक्ट जरूर हो सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है। अच्छा, और हमने क्या किया फिर, इस डिटेक्टर को कनेक्ट कर दिया बेटे एक कंप्यूटर से। अब वो कंप्यूटर क्या करेगा, वो कंप्यूटर हमें एक पिक्चर बना के देगा जो कि हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। अब जैसे ये सारा काम खत्म हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन गन को ऑन किया और जैसे ही बेटे उसको ऑन किया उससे क्या निकलेंगे, डेफिनेट सी बात है उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो जाके इस ग्रेफाइट के टुकड़े के साथ टकराएंगे, और उसके बाद टकराने के बाद बेटे ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके डिटेक्टर से टकराएंगे और कंप्यूटर इस सारे डाटे को एनालाइज करते हुए हमें क्या देगा, हमें एक पिक्चर देगा। हमें क्या देगा, एक पिक्चर देगा। पता क्या पिक्चर आई, जब हमने ये सारा काम किया हमारे पास कुछ एक ऐसी पिक्चर आई कि हमने देखा कि उस पिक्चर के अंदर कुछ जगह पे ऐसे डार्क लाइंस हैं, ठीक है, और उन डार्क लाइंस के दरमियान आपके पास क्या है, ब्राइट लाइंस हैं। जाहिर सी बात है एक डार्क लाइन होगी तो फिर अगला हिस्सा क्या होगा, ब्राइट, फिर डार्क लाइंस, फिर ब्राइट, फिर डार्क लाइंस और फिर ब्राइट। तो ऐसी कोई पिक्चर हमारे पास आई। अभी पिक्चर किसकी है, ग्रेफाइट की। अब इस पिक्चर के अंदर ये जो बेटे ब्राइट रीजन है, कौन सा रीजन, ब्राइट रीजन है, ये पता किस चीज को इंडिकेट कर रहा है बेटे, ये जो ब्राइट रीजन है बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ कार्बन एटम्स। ये बेसिकली कार्बन एटम्स को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो डार्क वाला रीजन है ना, कौन सा वाला, डार्क वाला या ब्लैक रीजन है, ये बेटे किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एटम के दरमियान स्पेसिस को इंडिकेट कर रहा है। ये कर रहा है इंडिकेट स्पेसिस बिटवीन कार्बन एटम, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास ग्रेफाइट की पिक्चर आई और ये जो डार्क लाइंस आ गई ना तो इसका मतलब है कि वाकई ही हमारे पास एटम्स हैं। अब ये डार्क लाइंस बेसिकली कार्बन एटम की पोजीशन को शो कर रही है। कैसे, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बेटे ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, ग्रेफाइट कुछ ऐसा होता है। अगर मैं इसका थोड़ा सा ड्रा कर दूं आपके लिए स्ट्रक्चर, ऐसे कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कॉर्नर जो होते हैं ये कार्बन एटम्स को इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे। तो बेसिकली ग्रेफाइट जो होता है ना उसमें तहें होती हैं, ये कार्बन एटम की क्लियर है, ये खाली जगह आ गई, फिर कार्बन एटम की क्लियर है, फिर एक खाली जगह आ गई। अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ कुछ ऐसे समझ लें कि मान लिया ये कार्बन एटम की क्लियर है, ये फिर खाली जगह आ जाती है, फिर कार्बन एटम की क्लियर, फिर खाली जगह, फिर कार्बन एटम क्लियर। तो जो ग्रेफाइट होता है ना उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है।
अब मान लिया कि ये कार्बन एटम की लेयर है, ये उसकी खाली स्पेस, ये कार्बन एटम की लेयर, ये खाली स्पेस, ये कार्बन एटम की लेयर, ये खाली स्पेस। अब होता है पता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटे, वो ऐसे आके टकराते हैं और टकरा के आते हैं वापस या किसी और तरफ जाते हैं डिटेक्टर के पास। अब जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एटम के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो डिटेक्टर के पास कुछ ना कुछ आएगा आएगा। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारे पास उस जगह पे ब्राइट लाइंस आ जाएंगी जो कि इस बात को इंडिकेट करेंगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी जगह से इंटरेक्शन करके आए हैं। अब कौन सी जगह से इंटरेक्शन करके आए हैं, जाहिर सी बात है एटम्स के साथ इंटरेक्शन करके आए। तो ये जो ब्राइट लाइंस है बेसिकली ये इंडिकेट कर रही हैं फिर एटम्स को। और ये देखें, अगर एटम्स ना हो, लाइक खाली जगह हो सेंटर में, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पास कर जाएंगे, गुजर जाएंगे। तो जब गुजर जाएंगे तो डिटेक्टर तक कोई चीज़ आएगी नहीं, कोई चीज़ नहीं आएगी। तो फिर वहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर क्या शो कर देगा, डार्क लाइंस को शो कर देगा। तो बेसिकली ये पिक्चर जो है ये पहली एविडेंस थी कि वाकई ही एटम एग्जिस्ट करता है। अगर तो ये पिक्चर आती ना, मतलब सारा ही डार्क आ जाता, तो उसका मतलब वहाँ पे कोई एटम नहीं है। लेकिन ये ब्राइट रीजन जो इसके अंदर आ गए, इसने इस बात को इंडिकेट किया कि जी हाँ एटम्स आपके पास होते हैं। तो बेटे दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एटम कि एटम वाकई होता है। अच्छा, जब हमने ये सारा कुछ कर लिया ना, तो बात को एंड करते हैं। एटम की सारी बातें, बहुत सारी बातें हमने कर ली। तो बेटे हमने क्या किया, फिर एक्सरे स्टडी की। उस वक्त तक एक्सरे भी डिस्कवर हो चुकी थी। तो फिर हमने बेटे क्या की, एक्सरे स्टडीज की। किसकी एक्सरे स्टडीज की, एटम की। ये जानने के लिए कि एटम का आपके पास क्या डायमीटर है, क्या चीज़ है, क्या मास है। एक्सरे स्टडीज ऑफ एटम्स। तो हमें बेटे उसमें क्या रिजल्ट मिला, ये सारे एमसीक्यूज हैं और एंड हो रहा है आपका टॉपिक। बेटे हमें पता चला कि एटम का डायमीटर कितना होता है। ठीक है, हमें डायमीटर क्या पता चला एटम का, 0.2 नैनोमीटर। हमें ये पता चला कि एटम का रेडियस कितना होता है। एटम का रेडियस होता है 0.1 नैनोमीटर। सर ये तो बुक में नहीं है, ये कहाँ से आया? बेटे अगर किसी चीज़ का आपको डायमीटर पता है तो आप उसका हाफ कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है, रेडियस। ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है, इसको भी आपने कर लेना है। और बेटे फिर हमें पता चला कि एटम का अप्रोक्सीमेटली मास कितना है, वो होता है 10⁻27 से लेकर 10⁻25 किलोग्राम के दरमियान। तो ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एटम के बारे में पता चली। तो आज के लेक्चर में हमने एटम के बारे में सब कुछ जान लिया जो कि हमारे पास जानना जरूरी था। अच्छा, एक चीज और है कि अगर 0.2 नैनोमीटर की जगह किसी जगह पे 2 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हो तो वो भी बात बिल्कुल ठीक है। और 0.1 नैनोमीटर की जगह अगर किसी जगह पे 1 एंगस्ट्रॉम लिखा हो तो वो भी बात बिल्कुल ठीक है। कैसे? अब देखें 0.2 नैनोमीटर, नैनोमीटर से क्या मुराद है, 10⁻⁹ ये है आपके पास। असल में ये वैल्यू क्या है, ये है। अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले जाऊं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2.0 10⁻10, क्योंकि जब हम पॉइंट इधर लेके जाते हैं तो माइनस में एक वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये आ गया आपके पास। अब बेटे आपके पास ये जो एंगस्ट्रॉम होता है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, 10⁻10 मीटर के। तो अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम लिख दूं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 एंगस्ट्रॉम। मतलब आप 0.2 नैनोमीटर कह लें या 2 एंगस्ट्रॉम कह लें, एक ही बात है। तो ये आपके पास एटम की डिस्कशन कंप्लीट होगी। इस टॉपिक के अंदर आपने जो भी चीज़ें पढ़ी तमाम की तमाम चीज़ें एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और ये वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। लेक्चर लेंथ ज़रूर होते हैं बेटे, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एफएससी में कॉन्सेप्ट मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन उसका फ़ायदा एंड पे ज़रूर होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आई विल अप्रिशिएट कि आप मुझे पूछेंगे वो कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। बाकी नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर, वो होगा मॉलिक्यूल्स पे, आयंस पे, मॉलिक्यूलर आयंस पे और रिलेटिव एटॉमिक मास पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।